समधी जी, मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं। रितु एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। घर में माता पिता, 4 बहनें और एक भाई भाभी थे। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 रितु और उसकी छोटी बहन कुंवारी थी। अब रिश्ते में बंधने की बारी रितु की थी। रितु के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन कुछ रितु को तो कुछ रितु के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि रितु में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वह शरीर से थोड़ी भारी थी। बाकी नैन नक्श और कटिंग तो उसकी लाखों में एक थी। देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से था। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो खानदान रितु के परिवार से भी कम था, लेकिन बात विचार से खानदान रितु के पिता मोहनलाल जी को उत्तम लगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लड़का मोहनलाल जी को पहली नज़र में ही भा गया। लड़के का रंग रूप, दक्षता और सबसे ज़्यादा उसका हुनर, सब देखकर उनकी तो जैसे नजर ही नहीं हटी। उनके बेटे को भी लड़का पहली नज़र में ही जच गया। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, 2 बहनें और एक भाई थे, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी थी। मिला जुलाकर दोनों 20-25 हजार ले आते थे, तो घर का खर्चा चलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। मोहनलाल जी ने सोचा। मोहनलाल जी को लड़के के पिता की एक बात मन ही मन बहुत खुटक रही थी, वो यह कि वह अपनी लड़की की शादी के पहले राघव की शादी क्यों कर रहे थे। क्योंकि लड़की राघव से बड़ी थी, तो उन्होंने बात बात में पटवारी जी से पूछ ही डाला, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो। नहीं, आप बोलिए, सामने से पटवारी जी ने कहा। आप पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह तो राघव से बड़ी है। तो पटवारी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, इन बच्चों की माँ नहीं है। अगर बहू लाने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि एक बेटी आएगी और दूसरी बेटी जाएगी तो घर आंगन भी हरा भरा रहेगा। लड़के के पिता की बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सबने अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई पक्की कर दी। रितु और उसकी माँ भी रिश्ते से बहुत खुश थे, यह सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसों का क्या है, वह तो आज नहीं तो कल हो जाएंगे। यह तो लड़की का अपना भाग्य है। रितु की माँ और उसके पिताजी ने सोचा। सगाई और शादी के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त था। देखते देखते 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी आ गई जब रितु को अपने मायके को छोड़ ससुराल में बसेरा करना था। लेकिन शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। मोहनलाल जी के दूर के रिश्तेदार से यह खबर मिली कि आपने रितु बेटी का रिश्ता कहाँ कर दिया है। यह लोग एकदम अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर इनके घर के ठीक बगल में है। पटवारी जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं था। बीमारी की अवस्था में भी वे अपनी पत्नी से काम करवाते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में ही चल बसी। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए 2 लाख लगने थे, लेकिन उन्होंने रुपयों को ज्यादा महत्व दिया। दोनों बेटियों का भी अपने माँ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। किसी भी काम में मदद नहीं करना और मुंह पर जवाब देना इन दोनों के स्वभाव में है। हाँ, एक बात है जो अच्छी है, वो ये कि रितु बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, वो लड़का राघव बहुत ही भला और नेक है। यह सब सुनकर मोहनलाल जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें। सारे कार्ड बट गए। बारात आंगन में आने वाली है। अगर अब रिश्ता तोड़ देते हैं तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और तो और इन सब का मेरी दूसरी बेटी पर भी असर पड़ेगा। फिर उसकी शादी में भी अड़चने आएंगी। इसी सब उधेड़-बुन में मोहनलाल जी चक्कर काट रहे थे। तभी रितु की माँ वहां गई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कोई काम करने के बजाय यूं चक्कर क्यों काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई। एक बार तो रितु की माँ भी परेशान हो गई कि क्या करें, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जिससे शादी हो रही है वो लड़का ठीक है, तो वह अपनी पत्नी के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगा। यह सब सोचकर वे खुशी खुशी बारात के स्वागत की तैयारियों में लग गए। सजावट ठीक से हुई है या नहीं, केटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं, वगैरह वगैरह। देखते देखते शाम हो गई और बारात दरवाजे पर आ गई और सब बारात के स्वागत में लग गए। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी। रितु की माँ, बहनें और रितु का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीत को निभाना ही था।
अगले दिन पग फेरे की रस्म थी तो रितु का भाई पहुंच गया अपनी बहन को लाने के लिए। रितु की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अपने भैया को देखकर जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और आ गई मायके, क्योंकि वो तो सुबह से ही चहक रही थी कि कब भैया आए और उसे लेकर जाएं। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों की बौछार शुरू हो गई। ससुराल में सब कैसे हैं बेटा, सब ठीक तो हैं, तेरा ख्याल तो रखते हैं, तू खुश तो है ना, तुझे किसी चीज़ की तकलीफ तो नहीं, वगैरह वगैरह। अरे माँ, कल रात ही तो गुजारी है मैंने वहाँ, आज सुबह तो तुम्हारे पास आ ही गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए भी तो वक्त लगता है। तो माँ ने अपने भोलेपन में कहा, ठीक कहा बेटी, माँ हूँ ना तो बच्चे की एक पल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज़्यादा भावुक मत हो और न मुझे करो, फटाफट इसे बताओ कि खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं जितना भी टेस्टी खाना खा लूँ, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वह किसी में नहीं। मैंने तेरे पसंद का पकौड़ी का रायता, मूली की सब्जी, आलू की सब्जी और मीसी रोटी बनाई है। वाह माँ, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर रितु ने खाना खाया। सबसे जी भर के बातें की, इतने में सुबह से शाम हो गई। फिर राघव अपने भाई और दोस्तों के साथ रितु को लेने आ गए। रितु की माँ और रितु को इस तरह रोई जा रही थी जैसे फिर से विदाई हो रही हो। बस अब शुरू होने वाली थी रितु के दुखों की घड़ी। सुबह सुबह रितु उठी और ससुराल में पहली रसोई बनाई। लेकिन ये क्या, सुबह से 9 बज गए, 10 बज गए और फिर 11 बज गए। अब तो इंतजार की इंतहा हो गई। तब रितु ने अपनी ननंद से पूछा कि आज मीना नहीं आएगी क्या। तब भी उसके ननंद ने ये नहीं बताया कि हमने मीना को छोड़ दिया है। बोली, पता नहीं, बीमार पड़ गई होगी। रितु के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, झाड़ू किया। उसने सोचा भी कि शायद दीदी आएंगी और कहेंगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूंगी, अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो टस से मस नहीं हुई, चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाए कि जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ। रितु रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन ये भी सोच रही थी कि एक ही आदमी के 2 चेहरे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और आज पहले दिन से ही उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। ननंद ज्यादातर बदमाश होती है, ये तो सुना था, पर ससुर ऐसा कम होता था। और रही बात राघव की, तो वो इन सबसे अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए जो 1 सप्ताह की छुट्टी ली वो खत्म हो गई थी, इसलिए वो तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अब ये अत्याचार तो रोज का ही था। रोज वो इसी तरह काम करती रहती और दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहते। इतना ही नहीं, उसे अपने मायके में फोन भी नहीं करने देते। जब भी वो फोन करने बोलती तो कहते कि तुम मिस कॉल दो, फोन में बैलेंस नहीं है। लेकिन रितु बहुत स्वाभिमानी थी, उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था। और जब फोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि ननद जहाँ भी जाओ जासूस बनकर खड़ी रहती। इसलिए चाहते हुए भी वह अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पाती। जब भी माँ पूछती बेटा तू ठीक तो है ना, तब वह ऊपरी मन से कह देती, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हो ना, घर में सब ठीक है। यह कहकर वह फोन रख देती। लेकिन माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कितनी ही दूर क्यों न हो, लेकिन उसकी सिसकियों की आहट पहचान लेती है और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वाकिफ थी। इसलिए उसका दिल बहुत घबरा रहा था। तो उसने रितु के बाबूजी से कहा, जी मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप रितु को ले आइए, मुझे लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ में है। तो रितु के बाबूजी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज तो बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह ही जाकर उसे ले आऊँगा। दूसरे दिन संजोग से रविवार था, तो रितु के पिताजी ने सोचा कि फ़ोन बिना किए जाते हैं, ताकि अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा और आज दामाद जी भी मिलेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मन ही मन यही सब सोचते हुए वे अपने बेटे के साथ रितु के ससुराल जा पहुँचे। सबसे पहले रितु की हालत देखकर उसके पिताजी और भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। रितु के बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पसीना और घबराहट और हाथ में पोंचा देखकर जैसे ही रितु के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज दी और कहा, ये क्या हाल बना दिया आपने मेरी बेटी का, मेरी फूल जैसी बच्ची 2 महीने में मुरझा गई है, आप लोग इससे नौकरों की तरह काम ले रहे हैं, इसलिए आप इसे जब भी भेजने को कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते हैं। वो आप ही थे ना जिन्होंने ये कहा था कि एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी आएगी।
हमारे घर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है। बाकी सब काम के लिए मीना है। हम तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या हुआ आपके खोखले आश्वासन का? इतना सब होने के बाद भी पटवारी जी अपनी निरक्षता से बाज नहीं आए और कहा कि मीना है वो 4-5 दिन से बीमार है, इसलिए नहीं आई। यह सब सुनते ही रितु के सब्र का बांध टूट गया और वो एक छोटे बच्चे की तरह रोते बिलखते हुए अपने पिता और भाई के गले लगते हुए बोली, मैंने चुपचाप मुंह पर ठप्पी लगाकर आज तक आपका और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ उस दिन से कोलू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम किया है, सहा है। जब फोन में बात करने भी बोलती तो आप लोग बात नहीं करने देते। जब कभी मेरे मायके से भी फोन आता तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती। मैं तो अपनी व्यथा किसी को भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं अगर राघव जी को बताती तो उन्हें यही लगता कि मैं उन्हें उनके परिवार के खिलाफ भड़का रही हूँ, इसलिए अंदर ही अंदर घुटती रही। यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलती तो यह जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारे पीहर में? रोज रोज बेटियों का काम ही क्या है पीहर में? भगवान से डरिए पापा जी। बेटी की दर्द व्यथा सुनकर रितु के पिता ने कहा, बेटी अब एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। पटवारी जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं है। उसके बाद रितु के पिताजी ने रितु से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं। एक बार उनकी भी राय जान लेना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन लालची और छोटी सोच वाले लोगों के बीच मरने के लिए अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब रितु ने कहा कि पापा वो कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज वापसी है, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, चलकर हम बाहर ही इंतजार कर लेते हैं, हमें तो इन लोगों से घिन आती है। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद राघव आया। आते ही राघव ने अपने ससुरजी और साले साहब के पैर छुए और पूछा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज अंदर चलिए। तब रितु के बाबूजी ने कहा, ये तो आप अपने पिताजी से ही पूछिए। तब राघव ने अपने पिता से पूछा, क्या किया है आपने आखिर? आप बताएं, चुप क्यों खड़े हैं, बोलिए। ये क्या बोलेंगे बेटा, मैं बताता हूँ। इनका मोह ही नहीं बोलने का। जब से रितु शादी करके आई है उस दिन से आपके पिताजी और बहन दोनों मिलकर रितु को प्रताड़ना दे रहे हैं। रितु के आते ही इन्होंने काम वाली मीना को हटा दिया, और जब रितु ने पूछा कि मीना क्यों नहीं आ रही है तो कहने लगे मीना को हटा दिए क्योंकि एक आदमी का खर्च भी तो बढ़ गया है। सारा दिन जानवरों की तरह उससे काम करवाया। इतना ही नहीं, कभी फ़ोन पर बात भी नहीं करने दी, और जब कभी भी हम भी फ़ोन करते तो उस समय भी कान लगाकर सारी बातें सुनते रहते। यह बेचारी सारी व्यथा अकेले ही सहती रही। ना इसने आपको कुछ बताया और ना हमें बता पाई। आपको कुछ इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकल जाते हो, रात को 11 बजे घुसते हो, और रविवार को भी अपनी बहन के लिए लड़के देखने निकल जाते हो। हमें भी यह सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम रितु को भेजने की बात करते तो आपके पिताजी बोलते कि आज उसकी ननंद आई है। आज उसकी ननंद की सुनकर राघव को बहुत खराब लगा और उसने रितु से कहा, कम से कम तुम मुझे तो बता सकती थी। मुझे बहुत बार शक तो हुआ तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, लेकिन जब भी पूछता तो तुम कहती नहीं सब ठीक है। बस बहुत हो चुका रितु, अब तुम्हें सहने की ज़रूरत नहीं है। पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लालची होने के साथ साथ इतनी छोटी सोच वाले भी हैं। आपने पैसों की लालच में आकर माँ को भी खो दिया। माँ इलाज के अभाव में चल बसी। बीमारी की हालत में भी उनसे काम करवाया। वह कहती रही मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था और कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को तो खो दिया है, लेकिन अपनी पत्नी को आपके हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपने पिताजी कहते हुए। आपने मेरी पत्नी का खर्चा जोड़ा, जबकि पूरा घर खर्च मेरी कमाई से चलता है। और हाँ, जाते जाते एक बात दीदी आपसे भी कहता हूँ, कम से कम एक औरत होने के नाते आपको तो अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी। भगवान न करे कि जो रितु के साथ आपने किया है कल आपके साथ भी ऐसा ही हो। रितु, चलो अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ नहीं रहना। फिर एक बार तो राघव रितु को लेकर अपनी ससुराल चला गया। बाद में रितु ने रेंट पर घर ले लिया। आज दोनों खुश हैं अपनी गृहस्थी में अपने बेटे के साथ। यह कहानी आज से लगभग 20 साल पुरानी है। तब लैंडलाइन बहुत कम घरों में होती थी और मोबाइल फ़ोन में भी कॉल चार्ज बहुत महंगा था, इसलिए ज़्यादातर बाहर जाने वाले आदमी के पास ही फ़ोन होता था और घर में एक फ़ोन होता था जिसको सभी यूज़ करते थे।
दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पैसों के अलावा कुछ नहीं सूझता। उनकी नज़र में पैसों के आगे बीवी और बहू किसी की कोई अहमियत नहीं। उनके लिए पैसा ही भगवान है। आपको क्या लगता है? ने अपनी पत्नी का साथ देकर क्या गलत किया? मुझे तो लगता है कि राघव ने ठीक किया, क्योंकि अगर माता पिता भी गलत हो तो ना चाहते हुए भी बच्चे को कड़ा कदम उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।